सर हाँ सर एक डाउट है। हाँ बताओ प्रणव। क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट। ठीक, एक मिनट, मैं उसको डिस्कस कर ही रहा हूँ यार, मतलब तुम लोग का एक दो जगह और मुझे डिस्कस करना है। सर टू मतलब का अगर आई। वो साइड से सरफेस पे टच होगा तो उसका नॉर्मल भी वैसे ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी के लिए हम लोग दोनों नॉर्मल मान लेंगे, जैसे मान लो टू का आई पार्ट है, तो पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जो इंक्लाइंड वाले हैं वो, और एक ये वाला जो क्वेश्चन है वन का वन, ये तीन पार्ट में मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा है कुछ लोगों का। तो टू का आई पार्ट में तुमको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ऐसे होके एक पुली के थ्रू एक ऐसा ब्लॉक लटका हुआ है। दिस इज M1, M2 और M3। ठीक है, M1 पे बनाते हैं। M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। M1 पे नॉर्मल नॉर्मल, तो इसको मैं लेट से N1 लिख दिया, और mg M1G और टेंशन और टेंशन। टेंशन। T1 ठीक है, लेट से T1। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा आदत डाल लेंगे कि हम लोग हर बार mg नहीं लिखेंगे, जो उसका मास होगा वो लिखेंगे M1G, M1 इंटू जी। ठीक है। अच्छा, M2 का बनाओ। M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। साइड से पहले तो दो टेंशन नॉर्मल। लगेगा। फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर रहे हैं, साइड से दो नॉर्मल। अच्छा ठीक है, चलो अब अभी के लिए हम लोग दिखा देते हैं दो नॉर्मल है, बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मे बी वो नॉर्मल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो मैं दिखा देना हूँ, इधर से लेट से N2, इधर से लेट से N3, और ऊपर से टेंशन T2 ऊपर टेंशन m2g। T2, और सर और नीचे नीचे की ओर M2G। हाँ सर। और कोई। हाँ प्रथम, कोई डाउट। सर ये एग्जाम्पल 1 और 2 तो थे ना। हाँ हाँ, बस एग्जाम्पल 1 और 2 थे क्वेश्चन। अच्छा, तुम केवल वन का ए और बी कही हो बस। एग्जाम्पल 1 और 2, 2 का आई पार्ट है ये। मतलब कुछ पार्ट तो उसमें सीधा डायरेक्ट देख सकता था। अगर वीडियो प्रथम, सर। तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक बार टेक्स्ट कर दो ना। हेलो सर। हाँ दक्ष। हाँ दक्ष। मैं सर एक दो वीक के लिए बाहर जा रहा था, सर आप मेरे को एक दो अपकमिंग चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं कि मैं उनकी बुकलेट साथ रख लूंगा। बस यही चैप्टर चलेगा दक्ष। सर ये अभी कितने दिन चलेगा फिर, क्योंकि मैं हाँ, काफी दिनों के लिए जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था आपको। ये टू वीक्स मान लो। फिर एक बार फिर भी आप नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि मेरे को अगर थोड़ा टाइम ज्यादा दक्ष, लग गया। दक्ष तुम क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे, सर ये इसका अगर एफबीटी बनाए तो क्या क्या। सर पर फिर भी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा। फ्रिक्शन रहेगा, इसी में है, इसी बुकलेट में है। ओके सर। हाँ, इसका अगर एफबीटी बनाए तो क्या क्या फोर्स लगेगा इस पे। एक तो M3G, और सर n1 n2 n3 सब अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर। N1 N2 N3 क्यों लगेगा। N1 क्यों लगेगा अच्छा N1, अच्छा N1 नीचे की तरफ तुम बोल रहे हो, ठीक है। N1 यहाँ पर, N2, N2 इस पर, N2 इस सरफेस पे लग रहा था ना, इस सरफेस पे इधर की तरफ, और N3 जो है वो इस सरफेस पे इधर की तरफ। और कोई फोर्स। इस पे टेंशन। टेंशन तो नहीं आएगी। T1 और T2 अपोजिट। T1
और यहाँ पर भी ये T1 ही होगा क्योंकि एक धागा में स्ट्रिंग टेंशन सेम ही रहता है, तो ये भी T1 हम लोग लिख सकते हैं। और कोई फोर्स? सर इसका सर नॉर्मल रहेगा। इसका नॉर्मल किसका नॉर्मल? सर ये सर ये सर सिस्टम M3 वेज का। वेल का N4। वेज पे ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा N4। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग N2 और N3 का वैल्यू कितना होगा उस पे हम लोग कंसर्न नहीं है, अभी बस हम लोग FBD में दिखा दिए हैं। सेकेंड कंसर्न जो मेरा था, जो ये नोट करना है किसी को? एक मिनट सर किस पे कंसर्न नहीं है? नहीं, इस मतलब जो तुम लोग का होमवर्क चेक किया हो ना, उसमें तुम लोग में इंक्लाइन प्लेन वाले में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। सर मतलब यही आंसर है ना सर? हाँ बस ये आंसर तो यही ओके है। सर। प्रथम ये हम आज करेंगे, जो तुमने डाउट भेजा ना वो हम लोग आज करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मुझे एक कंसर्न लगा तुम लोग का कि जैसे अगर मान लो ये है इंक्लाइन प्लेन, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब हम लोग इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे ना, तो सबसे पहले जितना एंगल पर ये इंक्लाइंड है उतने एंगल पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसा, फिर उसके बाद इस ब्लॉक को रखेंगे, फिर क्लियरली सारे फोर्स दिखाएंगे, एक सरफेस नॉर्मल लगा रहा होगा और एक mg लग रहा होगा। ठीक है, तो तुम लोग का प्रथमेश जैसे तुम्हारा कॉपी, तुमने कुछ ऐसा कुछ भी बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉपर तरीके से एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद तरीके से सब कुछ लिखेंगे, कौन किधर फोर्स किधर लग रहा है। ओके, तो टेंशन इस अच्छा ये साइड बताओ, नहीं अगर बनेगा ये सर, इसमें टेंशन नीचे की साइड नहीं। नहीं अच्छा, नहीं, मान लो ऐसा पुली है, तो बस यहाँ पर ऐसा इसके लिए मैं FBD बनाया, इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक A के लिए। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो mg का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 1 वाला क्या होगा, 2 वाला क्या होगा? 1 वाला G 90 माइनस थीटा होंगे दोनों आई गेस। नहीं, 1 वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा नहीं होगा जी। हाँ प्रणव, cos 90 माइनस थीटा। हाँ जी, cos 90 माइनस थीटा दैट इज g sin थीटा। तो इसका जो हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ये ऐसा है, ये ऐसा है। mg का जो इधर वाला कंपोनेंट है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा, mg cos थीटा नॉर्मल टेंशन। हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आया है। राइट, दक्ष ये देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल अगर थीटा है हाँ जी तो सर। ये एंगल कितना होगा दक्ष, यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ जी सर। और ये एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा होगा। जी सर। जी सर। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, mg cos थीटा, टुवर्ड्स द थीटा इज cos थीटा, यस सर। और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा। जी सर। ठीक है, बस हो गया, वही किया। सॉरी, एक ये क्वेश्चन था। तो फिर एंगल हाँ, कैसे ढूंढना था सर? तो फिर मुझे कल तो आपने बताया था कि मतलब वो अल्टरनेट एंगल निकाल के ऐसे एंगल ढूंढने थे। आप एंगल तो तुम कैसे भी निकालो, एंगल तो मुझे मतलब नहीं है, एंगल तुम ज्योमेट्री लगा के कैसे भी निकालो, प्रथमेश हाँ किसी सर, भी तो तरह फिर से मतलब निकालो। करना ढूंढना क्या था? एंगल ढूंढने थे कि मतलब ये जो वेक्टर कंपोनेंट्स होना टाइप था। है? ओके सर। हाँ, वेक्टर टाइप, ये एंगल थीटा दिया हुआ था,
तो तुमको ये ढूंढना था कि ये mg cos थीटा होता है और ये mg sin थीटा होता है। ओके सर। सर आपने ये कल नहीं बोला था पर कि सर mg नहीं आपने ये मैं सिर्फ बस अभी नॉर्मल का एंगल बताया था। हाँ ये सही है। हम लोग FBT में बस इतना बनाएंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना बाद में तो हमें ये रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे कंपोनेंट निकालना। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और एक ये वाला क्वेश्चन जो था बॉल वाला, ऐसा इसमें ये वाला वॉल, लेट्स से ये ब्लैक वाला वॉल नॉर्मल लगाएगा क्या या नहीं लगाएगा? आएगा। सर लगाएगा ना, क्योंकि टच तो हो रहा है। तो टच होता है तो नॉर्मल लगाता है हमेशा। यस सर। हाँ मेरे हिसाब से तो होगा सर, यस। याद करो वो वाला क्वेश्चन जो हम लोग ये दोनों ब्लॉक डिस्कस किए थे, क्या इन दोनों के सर बीच नहीं में लगेगा। नॉर्मल लग रहा है? सॉरी सर, रखा नहीं हुआ है। लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं, हाँ तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं लगेगा अभी सर अभी के नीचे लिए। से तो लगेगा ना, लेकिन अगर normal। तुम लोग बनाए, हाँ नीचे से तो नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल N1। अगर अभी तुम लोग बनाए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल N2, बट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा अभी के लिए। ओके सर। और एक mg, सर पर वो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो उसको पुश कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है ना वॉल को, ब्लैक वाले वॉल को पुश कर रहा है क्या बॉल? हाँ सर। तो पुश नहीं कर रहा है तो नॉर्मल नहीं लगाएगा। अगर वॉल को कोई दिक्कत हो बॉल के कारण तब वॉल नॉर्मल लगाएगा। ठीक है। ओके सर। जैसे मान लो ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो ग्राउंड को दिक्कत है ना एक कि अर्थ जो है उसको नीचे की ओर खींच रहा है ना? यस सर। तो इसलिए वहां पर एक सरफेस के साथ प्रॉब्लम है, तो इसलिए सरफेस नॉर्मल लगा रहा है। लेकिन इस केस में वॉल को कोई दिक्कत नहीं है तो वॉल नॉर्मल 0 देगा। ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तुम लोग का होमवर्क ठीक है फिर तो, इतना सा कंसर्न नहीं था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, हाँ सर ये अभी टॉपिक चालू किया आपने? हाँ हाँ, लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके सर। सर ये सेकेंड लॉ, पेज है ना? हाँ लॉज ऑफ मोशन में ही है। सर ये पेज नंबर 3 पे तो एग्जाम्पल 1 2 3 अलग अलग दिए हैं सर। ये तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, पार्ट नहीं दिया हुआ। नहीं, पेज नंबर 6 पे है 6 ना? 6 पे है, 6 पे। पेज नंबर 6 पे सर, पेज नंबर 6 तो नहीं है सर इसमें। सर अच्छा लेक्चर 2 अभी आप चालू कर रहे हो? सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो मतलब लॉज ऑफ मोशन। किसमें? अरे तुमने जो असाइनमेंट भेजा है ना उसमें प्रथमेश, ओके चलो अभी बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is called force. Rate of change of momentum is called force. तो F हम लोग यहां से लिख सकते हैं F इक्वल टू dp by dt। वो डैश का मतलब वेक्टर है, एरो में नहीं बना रहा, बार बार टाइम लगेगा। F इक्वल टू dp by dt, ये अपना सेकेंड लॉ है। अब यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू d by dt of mass into velocity, सर डी that मतलब? is p is momentum। नहीं सर, डी पी तो पता है सर। d मतलब d by dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। और सर बहुत छोटा एरो सा का क्या मोमेंटम मतलब हुआ? चेंज, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर उससे कुछ वैल्यूज में फर्क आता है क्या डालते वक्त, या सिर्फ लगाना होता है? नहीं सिर्फ लगाना होता है। ओके सर। तो देखो ये क्या बन जाएगा, m dv by dt प्लस v dm by dt। चेन रूल, पहले मैंने m को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को कांस्टेंट रखा, m को डिफरेंशिएट किया। नाउ इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, m क्या है? मास। तो अगर मास कांस्टेंट है तो दिस लाइज dm by dt क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला टर्म मेरा क्या बन गया है? 0।
तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज F इक्वल टू m dv by dt, और dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग सेकेंड लॉ से हमारे पास ये आया F इक्वल टू ma if mass is constant। श्रेयस म्यूट कर लो। सर मैं एक पूछूं डाउट? हाँ बोलो। हाँ सर केमिस्ट्री में ऐसे बताया था कि सर डी जो होता है वो मतलब कम ही क्वांटिटी में होता है सर, पर डेल्टा जो मतलब जो ट्रायंगल होता है ना सर वो लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जाता है और डी स्मॉल क्वांटिटी में। हाँ, मतलब अगर ऐसा बहुत छोटा सा क्वांटिटी नोट बना है। हाँ सर। बहुत छोटा सा क्वांटिटी है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन में लिखते हैं डी में, और अगर कंसिडरेबल क्वांटिटी है तो हम लोग डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो, ठीक है। ओके अगर सर। बेसिकली हम लोग सर ऐसा तो फिर लिखते वो हैं, आपने इक्वल कैसे क्या कर दिया? इसको ऐसा लिख दो, इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा टी जब टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, तब लिमिट जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो होगा वो डीपी बाई डी के बराबर होगा। यस सर। अच्छा, अब यहाँ से कोई ये बोले कि F इक्वल टू एम ए, कोई अगर सर बोले। हाँ सर मास तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है ना। जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो एक ट्रक है, उस पर सैंड है और वो सैंड धीरे धीरे ट्रक से नीचे गिर रहा है, तो क्या मास कांस्टेंट है क्या ट्रक का? नहीं सर। तो उस केस में हम लोग नहीं कर सकते, ये F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते हैं। ट्रक पे लगा सकते हो क्या F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? मास सर तो चेंज कर रहा है, ओके सर। ठीक है। सर तो मतलब इस हमें तो एक पर्टिकुलर टाइम का निकालना पड़ता है ना, मतलब ऐसे से। ओके सर समझ रहा सर मैं। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब कोई अगर बोले कि एक स्टेटमेंट दे F इक्वल टू एम ए इज सेकेंड लॉ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कोई अगर बस इतना बोले F इक्वल सर टू एम ए सही इज है। सेकेंड लॉ। गलत है सर। आई गेस गलत है, क्योंकि सर ये तो सिर्फ फोर्स बताता है, हमें पूरा गलत है सर। गलत है, ठीक है। कोई ये रीजन डेरिवेशन क्या? उससे सेकंड लॉ से मिली हुई वो डेरिवेशन है। हाँ, F इक्वल टू एम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ, इट इज नॉट सेकेंड लॉ, it is derived from second law and it applies only when mass is constant. Note, ये हम लोग ध्यान देंगे कि F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं है। सर तो फिर अभी इस पे न्यूमेरिकल्स कब आएंगे? हाँ बस अभी आ रहे हैं। तो देखो F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इफ मास इज कांस्टेंट हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कुछ क्लासेस में हम लोग एज्यूम करेंगे, जैसे मास ऑफ इस ब्लॉक है तो हम लोग एज्यूम ब्लॉक का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर बस ब्लॉक दे रखा है तो जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, इस पर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? आई 2 सॉरी 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर Yes, sir. 5 बाय हाँ सर 10 और बाय इन द 5 डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में लेंगे और वेट केजी में लेंगे ना, मास। हाँ, मास केजी में, फोर्स को न्यूटन में।
यस सर। तो हम लोग सारे कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में करेंगे, जितने भी कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नेट फोर्स, यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में है, तो हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स, जितना भी बहुत सारे फोर्स लग रहा है मान लो, तो समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सर ये समेशन का क्या मतलब होता है? सारे फोर्स का एडिशन। Yes, sir. सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि मान लो एक ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके सर, मास भी मतलब सबका आएगा ना? अच्छा एक हाँ ही सर, ऑब्जेक्ट एक ही है। ऑब्जेक्ट पे। हाँ सर। सर मतलब सारे दूसरे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सारे जीरो हो जाएंगे। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये एक फोर्स इस पर लग रहा है 10 न्यूटन, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, एक लग रहा है लेट्स से इधर की ओर 12 न्यूटन का, इसका मास है 3 kg, बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इज, एक है आई कैप 10 आई कैप प्लस 5 आई कैप माइनस 12 आई कैप, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3 आई कैप। एफ नेट मुझे मिल गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो ये आ गया 3 आई कैप अपॉन 3 दैट इज आई कैप। 12 माइनस क्या आ 10 गया, प्लस 15 करेंगे, 10 प्लस 15 माइनस 12। नेक्स्ट क्या फर्क पड़ता है किसी तो को, मैं माइनस पहले तो याद आएगा करूँ। ना? समझ गया सर। सर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन आई आपने कैप। दोनों जगह मीटर पर सेकंड ही लिखा है, ऊपर भी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये है मेरा कि हाँ प्रथम, सर एक बार आप ये रिपीट एक कर मिनट, दोगे, अब मेरा नेट चला गया था। सर फिर हाँ यहाँ प्रथम, पे mg और n वगैरह कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, ओके, mg और n, जैसे मान लो इधर एक मिनट प्रथम, ठीक है, इस पर mg लग रहा होगा 30 और ऊपर लग रहा होगा n। तो देखो मैंने क्या किया, लेट्स से इस डायरेक्शन को x एक्सिस माना और इस डायरेक्शन को y एक्सिस माना, तो अगर तुम along x बात करो, तो along x क्या क्या कितना फोर्स लग रहा है, देखो 10i प्लस 5i माइनस 12i, तो मैंने बस x के लॉन्ग निकाला एक्सेलरेशन, ठीक है, y के लॉन्ग का बात नहीं किया है। ओके प्रथम, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मल्टीपल फोर्स है ना, तो मुझे सारे फोर्स को ऐड करना है और फिर उसके बाद नेट फोर्स बाय नेट मास कर देना है, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये आई ठीक है का क्या प्रथम, वैल्यू होती है? आई का क्या मतलब होगा? ओके सर। आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है, चलो एक बार ये समझो, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा क्लियरली। जैसे मान लो ये एक मास है 3 kg का, इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स, एक 5 न्यूटन का फोर्स और एक 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उस पर देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो एक फोर्स आगे है 10, तो 10 आई कैप लिखा, एक और आगे है 5, तो 5 आई कैप लिखा, और माइनस 12 पीछे की ओर, इसलिए माइनस 12, तो नेट फोर्स मुझे मिल गया 3 आई कैप। और एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो 3 आई कैप अपॉन 3 दैट इज आई कैप। आई कैप मतलब वन आई कैप दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आई कैप क्या बता रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स। लो सर। हाँ हाँ, सर अगर ये अभी जो 3 फोर्सेस ले हैं, ये अगर कोई एक आधा
कोई अलग ऊपर की डायरेक्शन में होता फिर कैसे लिखते हैं हम? नहीं, हम लोग अलग अलग, मैं वही कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी सर। जैसे मान लो हमारे पास ये एक टेबल का सरफेस है, टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक है, उसका मास है 5 kg। सर ये इस पर क्वेश्चन है। एक फोर्स आगे हाँ हाँ, क्वेश्चन है। ओके सर। इस पर एक आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एक यहाँ से इधर फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एक इधर फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है लेट्स से 53 डिग्री 15 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन। बताना इसका एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, एक पहले ये बताओ कि mg किधर लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? सर mg यहाँ से हम शो नहीं कर पाएंगे, नीचे की साइड जाएगा ना क्योंकि टेबल है तो। हाँ, mg अंदर की ओर लग रहा होगा 50 यस न्यूटन, सर। और नॉर्मल किधर लग रहा होगा? सर 50 न्यूटन कैसे आया? सर ऐसा स्क्रीन से बाहर आते हो। बाहर आते हुए, ओके। 50 न्यूटन कैसे आया? क्योंकि मास 5 kg है ना, तो 5 × 10। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है। सर अच्छा, बाहर तो नहीं आएगा, बताओ अंदर की साइड जाएगा ना सर, नीचे की साइड। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अच्छा सर, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। हाँ, अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का? ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेंगे। सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक करो, दो एक्सेस डिफाइन करो, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, एक आंसर आया। ओके, सर्विस सिस्टम में चेक करता हूँ। 10 ओके, और एक 20 एक दो नहीं होंगे ना, फिर 3 होंगे ना, क्योंकि एक का सर वो 5 नहीं 2। अच्छा, ठीक है। टू या 1 एक्स में आ रहा, सही है।
माइनस आई सही है प्रथम। चलो मैं नाम दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2, इसको F3, F4, F5। F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेट्स से दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज पॉजिटिव y। तो F1 क्या होगा? 10 i कैप। प्रथम J में, प्रथम एक बार कैलकुलेट करते, नहीं कैलकुलेट किया। F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 i कैप। सिमिलरली F2 को देखो क्या लिख सकते हैं? F2 को कंपोनेंट्स ब्रेक करो। 10 root 2 cos 45 that is 10 in I cap plus 10 in J cap। F2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10 I cap plus 10 J cap। सर वो कैसे सर? इसका F2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 root 2 cos 45 और ऊपर वाला कंपोनेंट भी क्या होगा? 10 root 2 sin 45। क्योंकि श्रीशैल और जो अभी ज्वाइन किए हैं, श्रीशैल और एक और कौन था? श्रीशैल तुमको वो पता है क्या कॉस्ट वाला या नहीं पता है? cos 45 कैसे आ रहा है? ओके ठीक है श्रीजय, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला क्या हो गया? 10 रूट 2 cos 45, तो ये आ गया 10, और इसका इधर वाला भी कंपोनेंट क्या हो गया? 10 रूट 2 sin 45 दैट इज 10। सिमिलरली F3 का देखो, तो इसका 20 cos 37 इज 4/5, तो ये हो गया 16, तो -16 इन I। F3 को मैं लिख सकता हूँ -16 इन I प्लस इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो, ऊपर वाला, ये क्या होगा? sin 37 दैट इज 20 into 4/5, तो हो जाएगा 16, तो प्लस 16 J कैप। F4 का कंपोनेंट लिखो, cos 53 इधर वाला sin 53, cos 53 हो जाएगा 9 -9 I कैप -12 J कैप, और F5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -20 J कैप -20 J कैप। तो अगर हम लोग को F नेट निकालना है, तो ये क्या हो गया? 10 + 10 20 -25 -5 I कैप 26 और 12 और -6 J कैप। ये आ गया मेरा नेट फोर्स। ये सबका आया या नहीं आया? सर मेरे को नहीं समझ आया कैसे होगा सॉल्व। सर वापस एक ये बार F1 F2 F3 F4 F5 निकालने में कोई दिक्कत है क्या? सर मेरे को आ रही है, मेरे को ये समझ आ गया आपने दिया, लेकिन कैसे कैसे निकाल के आया सर मेरे को नहीं समझ। दक्ष, ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ सब लोग को, एंगल वाला, ठीक है, कि कैसे लेना है। ये अगर मान लो F है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है? F cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है? F sin थीटा। टुवर्ड्स द थीटा इज cos थीटा एंड अवे फ्रॉम थीटा इज sin थीटा। ये हम लोग काफी बार डिस्कस किए हैं। आप एक बार हाँ, पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ सर, ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद दिखा दो एक बार। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? फोर्स आ सर गया अभी इसमें F2 जो 61/5। हाँ सर पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार, वापस डाउट था। ओके, एक मिनट, ये आया -5i -6j अपॉन 5, दैट इज -i -1.2j। मतलब पीछे की ओर 1 से एक्सेलरेट करेगा और नीचे की तरफ 1.2 से। सर अभी इसमें F2 जो है सर, वो तो
सर F2 तो 10√2 है हाँ ना सर, आपने तो फिर वो उस एक्सिस पे ऐसे क्यों लिया सर, मतलब y एक्सिस पे क्यों लिया आप, मतलब मतलब हाँ k भी लिख सकते थे 10√2 k, हाँ फिर आपने वो क्यों हाँ लिया लिख सकते मतलब। थे। हाँ नहीं तो नहीं फिर सर नहीं, ये के एक्सिस नहीं है प्रथमेश, के एक्सिस इज आउट सर ऑफ k द प्लेन। एक्सिस मैंने अंदर जा रहा है, हाँ सर, हाँ अंदर या बाहर आ रहा है। तो फिर सर ठीक है ये कौन प्रथमेश, सा वाला है F2? F2 है ऐसे एक्स वाई, मतलब इंफॉर्मेशन XY लेने प्लेन के में, लिए। XY प्लेन में ओके है F2। ओके सर, मतलब वो बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए मतलब ऐसे रखा है, y एक्सिस निकालने के लिए। हाँ 45 डिग्री एंगल पर। ओके नहीं सर, वाई सर एक्सिस तो निकालने, वही उसको मुझे नहीं कंपोनेंट्स समझ निकालने रहा के था, लिए। मतलब कैसे ऐसे मतलब एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी दो दो वैल्यू आ रहे हैं, तो फिर वही नहीं समझ रहा था। नहीं सर, आगे तो सॉल्व हो रहा है। नहीं नहीं, निगेटिव एक्सिस पे क्या है, इसका दो दो कंपोनेंट ब्रेक करो ना, एक्स में और वाई में। एक्स वाले को एक साथ लिखो, वाई वाले को एक साथ लिखो। ओके सर, पर ठीक ओके सर अब समझे, सर हाँ सर अब हाँ, समझ रहा हूँ। सर सारे फोर्सेस को हमने सर दो कंपोनेंट में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हम लोग का क्या है, सारे फोर्सेस हम लोग एक्स और वाई एक्सिस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, तुम कोई भी दो एक्सिस डिफाइन करो और उस एक्सिस के लॉन्ग हम लोग अपने सारे फोर्सेस लिख लेंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। अब कोई भी जिसको हम लोग को वेक्टोरियली ऐड करना होगा तो कंपोनेंट्स लेके ऐड करना पड़ेगा। तो सर ऐसा भी लाइक दो मैंने एक्सिस। तो सिर्फ F3 और F4 को एक्स एक्सिस में कर दिया और था, और F2 को y में कर दिया, फिर ऐसा करके नहीं आएगा। नहीं देखो, यहाँ पर ये एंगल 45 है, तुम्हारा जो दो एक्सिस ब्रेक करोगे ना वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुम अगर एक एक्सिस ये माने हो तो दूसरा एक्सिस तुमको ऐसा मानना पड़ेगा, दोनों ब्लैक, हाँ सर, हमेशा 90 इसीलिए डिग्री पे होना मैंने चाहिए। F3 और F4 को जो हॉरिजॉन्टल वाला ब्लैक लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा ले लिया था, पर उन दोनों का मैंने ठीक है, y लेकिन एक्सिस में नहीं लिया। लेकिन फिर इसमें तुम्हारा वो दिक्कत होगा ना यार, ये एंगल तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये एंगल अजीब सा हो जाएगा ना। ये जो F2 कितना एंगल बना रहा है उससे 8 डिग्री, 8 डिग्री को कैसे देखोगे, 8 डिग्री या फिर जो भी एंगल बना रहा है 8 9 ऐसा कुछ आएगा, सर तो इसको तुम नहीं देख पाओगे ना। हाँ और एक डाउट है सर, सर F3 जो है आपने 37 डिग्री लिया तो वो cos 37 होगा सर, बराबर, तो फिर उस साइड sin हाँ 37 होगा ना सर। सर आपने 16 हाँ। लिखा है, मेरा तो सर ये sin डाउट था। 37 की तो वैल्यू ही अलग आ रही है। sin 37 3/5 into 20 किया तो फिर 5 4 जा और 4 1 जा अच्छा 4 एक 4 मिनट, 3 जा 12 आ आपने रहा है कुछ एक सर। गलत लिखा है, मे भी वही कुछ नहीं। यहाँ पर इधर वाला जो आएगा ये 16 आएगा, हाँ सर और इधर 16 वाला जो आएगा होगा वो वो। 12 आएगा, हाँ सर। 16 और लिखा वाई है। एक्सिस में 12 आएगा, 16 और 12 आएगा ना। हाँ सर, अच्छा 16 और वही 16 लिख प्रॉब्लम दिया हो है। रहा है सर। ओके सर ओके तो ओके 16 और माइनस 12। 22 जे कैप हो अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 12 -22, और कोई गड़बड़ नहीं है ना। ये सर कैलकुलेट ये 12 हो गया। करके दिखा हाँ सकते हो ठीक है। सर, एक जोन का, बस बाकी सबका कर लूंगा। मेरे को नहीं आ रहा, मतलब मेरे को ये समझ आ गया कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा हो गया, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा फिर भी कैलकुलेट करना। आप बस एक सेक्शन बता सकते हो तो बता दो, फिर मैं बाकी सबका कर। ठीक है दक्ष, ये देखो ये F3 का मैं देख रहा हूँ, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक यस है। सर, F3 है 20 न्यूटन, यस सर। तो ये एंगल मुझे दिया हुआ है F3 इज 20 और ये एंगल है 37। यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 20 cos 37, और ये वाला क्या होगा 20 sin 37। यस सर। जो sin 37 क्या होता है 3/5, और cos 37 क्या होता है 4/5। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 12। क्योंकि मेरा अभी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं हुआ तो मेरे को उनकी वैल्यूज नहीं पता, मेरा उधर मैथ्स दक्ष में। मैंने 2 3 दिन पहले तुमको बताया था क्लास में, क्या सर? यही एंगल का। तो मेरे को कौन कौन सी याद रखनी है एंगल की वैल्यूज, सर बस आप ये बता दो। एक बार पीछे कर कैलकुलेट दो वापस। कॉमन। दक्ष दक्ष लास्ट टाइम 0 30 37 53 60 90, ठीक है। सर
वो 53 है ना सर वो? हाँ हाँ 53, 37, 53। ओके सर। ठीक है, ये कितना आया? 10 और 12, 22 माइनस 10, 10 माइनस 10 माइनस 10 हो गया। यस सर। और ये आ गया मेरा। अभी ठीक है सबका? सर आप एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? हम्म। हाँ प्रथम। फिर आपने ये इसमें 50 न्यूटन लिखा हुआ है जिसमें आपने क्रॉस किया हुआ है बीच में, तो सर उसको नहीं हाँ काउंट करेंगे अभी? मतलब किसको? सर आपने यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5। F2 और F3 के बीच में जहाँ पे आपने वाई सर हाँ पॉजिटिव ये सर, F F1 और F5 के बीच में आप क्या करेंगे सर? वो तो 90 डिग्री है ना? वो तो 90 है, तो उसको कैसे लेंगे फिर? हाँ सर, मैं F1 वही और देख रहा F5। था। हाँ तो F5 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, -20 J कैप। F5 जो सर है ये वो तो नहीं सर, सर ये नहीं सर, 50 न्यूटन जो आपने लिखा हुआ है। हाँ सर ये ये रहा। तो ये तो mg था ना, ये तो दूसरे डायरेक्शन में है। ये तो इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन है, मुझे उससे तो मतलब ही नहीं है ना। ओके सर। वो तो मेरा अलग ऊपर नीचे आ रहा है। सर हम वही लोग ठीक है। हम्म। सर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे थे ना कि सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, इस सारे कंपोनेंट्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे ही ए वेक्टर बाई 2 सारे कंपोनेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके सर। ओके डन। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है। हाँ प्रणव, हम लोग इस पे आ रहे हैं। सर इस n पे की हाँ, वैल्यू कैसे निकालते हैं? n की वैल्यूज। ओके वेट, आ रहे हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग दो, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, या फिर इक्विलिब्रियम बस लिख दो। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी। स्टेशनरी, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0। तो जैसे मान लो ऐसा कुछ सिस्टम है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg, ये स्टेशनरी एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स कितना है? ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, पहले तो ये बताओ। बस रखा हुआ हाँ सर। है? हाँ सर। ओके। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। तो हाँ सर। तो बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है अभी? एक 5 kg का। एक 5 kg वेट। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर 50 न्यूटन भी लिख सकते हैं, या फिर 5 kg वेट भी लिख सकते हैं। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल कौन लगाएगा? सरफेस। सर यस सर। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है मतलब एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। 0। एफ नेट, नेट फोर्स 0, इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स वुड बी 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई भी 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स मिला 0 होना चाहिए। तो अब अगर तुम बोलो इसमें कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये 5 kg का ब्लॉक, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए? एफ नेट शुड बी 0, राइट? यस। अब एक फोर्स नीचे की ओर 50 लग रहा है और मुझे नेट फोर्स 0 करना है, तो नॉर्मल कितना लगना चाहिए? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया मेरा 50 न्यूटन। यस सर। सर सर तो मतलब क्वेश्चन जितना में दिया नीचे रहेगा कि खींचेगा। इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। जनरली गिवन होगा, अगर मान लो कभी नहीं दिया है तो तुमको सोचना पड़ेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, या फिर स्टेबल दे देगा
कि सिस्टम इज स्टेबल, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। समझो सर वो तो फिर तुमको मतलब इन्फॉर्मेशन दे देगा। नीचे जो जितना प्रेशर आएगा उतना ही ऊपर भी प्रेशर उतना ही जाएगा ना मतलब। जरूरी नहीं है। चलो मैं तुमको तो नेक्स्ट फिर एग्जांपल कैसे बताता हूँ आपने प्रथमेश। कैसे क्या बता दिया 50 न्यूटन डायरेक्ट? क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो एक फोर्स अगर अच्छा 50 नीचे है तो तुम मान लो 50 को जे कैप लिखे, 50 माइनस 50 जे कैप प्लस एन जे कैप शुड बी 0। हाँ है ना? हाँ सर, हाँ ओके सर समझ गया। तो यहाँ से हाँ एन का सर वैल्यू वो क्या है? 50 को वहाँ से, हाँ हाँ सर वो हाँ समझ गया सर। अब वो 50 को वहाँ पे डाला। ठीक है। हाँ हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख के आंसर लिख देंगे। अच्छा मान लो ऐसा सिचुएशन है, सर मतलब जब नेट फोर्स 0 रहेगा तभी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स और वो की वैल्यू सेम रहेगी ना? मान लो ये 6 kg का है और इस पर मैं ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ 30 न्यूटन। तो बताना है इस पर इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 30 30। ये सर क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सर नीचे 60, ऊपर एक 30 का सॉरी ऊपर एक 30 फोर्स लग रहा है ऑलरेडी, और एक ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। अब देखो ये मूव करेगा क्या? नहीं सर। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम में करना है, इसका मतलब क्या है? ऊपर की ओर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए, और दिस इंप्लाइज नॉर्मल विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट? ओके नेक्स्ट, अगर ऐसा सिचुएशन रहा, मान लो ये 10 kg का है और ऊपर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पे नॉर्मल कितना लगेगा? ग्राउंड कितना नॉर्मल लगाएगा? और 100 लगेगा और नीचे 200 हो जाएगा। ओके और कोई? आराम से सब 2 मिनट रुक जाओ, सब लोग सॉल्व करो, उसके बाद 0 0 सही है, 0 0। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, जितना भी सिंपल हो, कितना भी सिंपल हो, अभी हम लोग हर क्वेश्चन में पहले एफबीडी बनाएंगे, हर क्वेश्चन में। नीचे की ओर 100, ऊपर की ओर फोर्स 100 न्यूटन, कोई भी क्वेश्चन में एफबीडी नहीं छोड़ेंगे, और फिर क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्लस 100 शुड बी इक्वल टू 100, और दिस इंप्लाइज नॉर्मल इक्वल टू 0। ठीक है। अब मान लो अगर मैंने 100 से ज्यादा फोर्स लगाया, मान लो ये 6 kg का ऑब्जेक्ट है, और अच्छा यहाँ पर बॉल, इस वाले केस में, पहले वाले केस में, ये ब्लॉक कांटेक्ट में रहेगा सरफेस के या कांटेक्ट लूज कर देगा? कौन से वाले से? क्वेश्चन 1 में रहेगा। सरफेस में रहेगा। इट विल बी इन कांटेक्ट, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है 30 न्यूटन, तो नॉर्मल तभी लगेगा जब कांटेक्ट में होगा। इस सेकंड वाले केस में क्या होगा? कांटेक्ट में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, जस्ट टच कर रहा होगा। सर तो फिर कांटेक्ट मतलब बस टच करना ही होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तो फिर अगर मान सर लो ऐसा, हाँ रहना चाहिए तो फिर सर फिर कांटेक्ट ऊपर वाला मतलब। और नीचे वाला डायग्राम तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बस वैल्यू चेंज हुई है। बस वैल्यू चेंज हुई है, तो नॉर्मल 0 आ गया ना इसका लेके, मतलब जस्ट टच हो रहा है, हाँ जी सर। या फिर अच्छा अब मान लो अगर मैंने इस पर सर 80 पर आपने न्यूटन का वो फोर्स बताया नहीं लगाया। सर। हाँ प्रथमेश क्या? सर अगर मतलब वो कांटेक्ट मतलब तो बस टच टच ही होना चाहिए, तो फिर हाँ तो वो यहाँ पर कांटेक्ट जस्ट, में रहना चाहिए सर। हाँ जस्ट टच किया हुआ होगा, जस्ट सरफेस को टच कर रहा होगा, नॉर्मल 0 होगा।
हाँ सर, मतलब वो कांटेक्ट में तो है ना सर, मतलब ऐसे ही लिखेंगे ना कि हाँ जस्ट टच हाँ लिखेंगे हाँ मतलब सर? जस्ट टच मतलब अगर लिखेंगे। ऐसे एग्जाम में आया अभी हाँ, एसबी मतलब स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में, अपने कॉलेज के एग्जाम में, तो तो सर जस्ट टच कैसे लिखेंगे। जस्ट टच कांटेक्ट में मतलब ऐसे नहीं जस्ट, लिखेंगे? हाँ जस्ट टच लिखेंगे, ओके सर, या फिर जस्ट इन कांटेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो तुम, जस्ट इन कांटेक्ट, ओके सर। जस्ट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट स्पेस UNTACT। इस केस में क्या होगा अगर मैं 80 न्यूटन का फोर्स लगाया तो? सर हम्म, सर सर नहीं लेकिन प्रथम, -20 हो जाएगा, हाँ -20। नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सर ऐसे है कि हम ऑब्जेक्ट ऊपर उठा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। नहीं, ये ऐसा कुछ होगा जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर की ओर 80 न्यूटन लग रहा है, नीचे 60 न्यूटन लग रहा है, और कोई फोर्स है? एक नॉर्मल है, वो भी देखते हैं। अब देखो, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा है, अब पहले वाले केस तक क्या था, इससे पहले वाले केस तक कि ऊपर के ओर जो फोर्स था वो कम था या बराबर था वेट के, तो ऑफ कोर्स अगर ये 60 ज्यादा है तो क्या ये ग्राउंड फार के नीचे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसा नीचे तो नहीं जा सकता ना ये ब्लॉक, ग्राउंड को ऐसे हटा के, लेकिन ये नहीं ब्लॉक सर, ऊपर जा नहीं जा सकता है ना। सकता। हाँ सर, जा हाँ, सकता। लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है, तो अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा हुआ कंपेयर टू mg तो क्या होगा, ये ऊपर मूव कर जाएगा ऊपर उठ जाएगा। विथ एन एक्सेलरेशन 20/6। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर फोर्स अपॉन मास। ओके प्रथम, जस्ट अ मिनट। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स 80 - 60 अपॉन 6, that is 20/6, that is 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सर पर इसमें n का वैल्यू क्या आएगा फिर? -20 तो नहीं आ सकता। एंड सर n 0 अगर है। ये ऊपर मूव करने लगा, हाँ अगर हाँ सर। ऊपर मूव करने लगा मतलब क्या हो गया, सरफेस कांटेक्ट छोड़ दिया, हाँ सर, तो नो फिर अच्छा लॉन्गर इट विल n बी इन रहेगा ही कांटेक्ट। नहीं। हाँ सर, n तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, ओके सर। तो कांटेक्ट में ही नहीं है तो नॉर्मल का हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हाँ सर। ओके, प्रथम, both are in, what is the difference in the state of constant? प्रणव, अगर तुम्हारा देखो नेट, अगर ऐसा सिचुएशन है ना, अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है तो वेलोसिटी हो सकता है, हम लोग थोड़ी दिन बाद डिस्कस करेंगे कि अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, बट जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सर मतलब वो कंप्रेस होगा क्या ऑब्जेक्ट, ज़्यादा कांटेक्ट मीन्स जस्ट टच, और उसमें क्या डिफरेंस? जस्ट टच में वो उसको जमीन को नीचे पुश नहीं कर रहा होगा। जैसे मान लो अगर तुम यहाँ पे नीचे में एक वेइंग बैलेंस रख दो, तो वेइंग बैलेंस 0 kg इसका मास, इसका वेट रीड करेगा। अगर येलो वाला तुम वेइंग बैलेंस रख दो यहाँ पे, तो वेइंग बैलेंस 0 kg रीड करेगा, इसका मास ही नहीं है। इस ओके सर। केस में वेइंग बैलेंस इसका वेट 3 kg रीड करेगा। हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है? सर 3 kg कैसे? जो अपना वेइंग बैलेंस होता है ना, सर मतलब वो कल के जैसा ही ना, ग्रेविटी 0 कर दी तो फिर वो नहीं बॉल नहीं, का। एक मिनट बोल रहे, जो अपना वेइंग बैलेंस होता है ना वो नॉर्मल मेजर करता है बेसिकली। जैसे हम लोग खड़े होते हैं ना, तो चल एक हेडिंग ही देता हूँ, वेइंग मशीन नहीं, वेइंग मशीन बाद में डिस्कस करते हैं। मैं बता देता हूँ वेइंग मशीन में क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग ग्राउंड पे इम्पार्ट करते हैं ना, वेइंग बैलेंस वो मेजर करता है। तो देखो इस केस में कितना नॉर्मल लग रहा है, 30 न्यूटन, तो वेइंग बैलेंस 30 न्यूटन रीड करेगा। इस केस में वेइंग बैलेंस 0 रीड करेगा। सर उससे ठीक है मास प्रणव? कैसे डिसाइड हो रहा है? अच्छा, मास कैसे डिसाइड होता है? वेइंग बैलेंस का जो वो कांटा होता है
वो क्या होता है, वो कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर 30 न्यूटन का फोर्स है तो हम लोग वो 3 kg रीड करेंगे। वो कैलिब्रेशन है। वो तो हम लोग अपने मन से काटा कोई मूवमेंट को फिक्स कर सकते हैं ना, या फिर स्केल को चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। तो वो कैलिब्रेशन है बेसिकली। सर तो फिर अगर हम हाँ, सर अगर हम लोग हाँ प्रणव, अगर हम लोग हाँ प्रथम, सर हाँ प्रणव, अगर हम लोग जस्ट टच करेंगे ना विंग बैलेंस को, तो वो 0 रीड करेगा हम लोग का। तुम समहाउ एक काम करना, एक रस्सी से अपने आप को ऊपर की ओर लिफ्ट करना, ठीक है, और नीचे में वेइंग बैलेंस रखना। तो तुम्हारा वेट डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना टच कर रहे हो, तुम्हारा वेट अल्टर करेगा, तुम्हारा अल्टर करेगा, तुम्हारा वेट अलग अलग बताएगा हर टाइम पे। किसी पार्क में चले जाना, ऐसे ऊपर की ओर अपने आप को पुश लिफ्ट करना, फिर देखना। सर वहाँ पे वो वेइंग बैलेंस कहाँ से लाएंगे? लेके जाना यार। हाँ प्रथम, सर ये क्वेश्चन में डिफाइंड होगा कि हम लोग को मतलब है, मतलब प्रथम तुम मुझे टेक्स्ट कर दो। तो मैं कह रहा हूँ जैसे अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि 80 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रहा है हाँ और 60 नीचे है, तो सर आपने बोला कि ये n इक्वल टू 0, और अगर हम वैसे देखें इक्विलिब्रियम में तो ये 20 रहेगा, तो सर नहीं, एन 20 नहीं रहेगा ना, वहां पर तुम्हारा -20 आ जाएगा। तो -20 पॉसिबल नहीं है ना। 80 प्लस n इज इक्वल टू 60 और n इज इक्वल टू -20, इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है प्रथम। सर मतलब 20 न्यूटन से ऊपर उठ रहा है टोटल। नहीं 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 नहीं, हाँ 20 न्यूटन से ऊपर उठ रहा है टोटल, ऊपर की ओर नेट फोर्स 20 है, ऐसा बोल सकते हैं। सर इसका मतलब अगर ऊपर फोर्स ज्यादा रहेगी और नीचे फोर्स कम रहेगी तो फिर हाँ हमारा वैसे ही मतलब ऑब्जेक्ट हवा में हो जाएगा, तो फिर हाँ, हमें ऑब्जेक्ट था, हाँ नॉर्मल 0 कर देना होगा। लेकिन अगर नीचे फोर्स ज्यादा रहेगी, फिर तो ऑब्जेक्ट अंदर नहीं जा सकता है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, उस केस में हम लोग को नॉर्मल लगा देना होगा। सर तो फिर ये तो अभी बात की हमने उठाने की। सर अगर हम खुद उठ रहे हैं मतलब एक्सरसाइज के वक्त पुशअप या फिर मसल अप कुछ कर रहे हैं सर, तो उसमें हाँ, कुछ फर्क होगा क्या कि ऐसे ही होगा? होगा होगा होगा। बहुत फर्क? सारा हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे बस में, कि लिफ्ट, अगर तुम वेइंग बैलेंस को लिफ्ट में डाल दोगे तब क्या होगा, वो सब चीज भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़े कुछ दिन में। अगर तुम उस पर खड़े हो गए तो क्या होगा। कुछ है? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये एंगल है 30 डिग्री, एच डब्ल्यू मच न्यूटन, हाउ मच न्यूटन। प्रणव, प्रणव एक मिनट, आता है तुम्हारा क्वेश्चन पे जो भी है। और ये एंगल है लेट्स से 60 डिग्री, और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन है, और ये दोनों फिक्स है। हाँ प्रथम, अब यहाँ पर मैंने एक बॉल रख दिया इस टाइप से, जो दोनों दोनों वेज को टच कर रहा है। इस टाइप से एक बॉल रख दिया, स्फेरिकल बॉल है, ऑफ मास 5 kg। तो बताना है इस कांटेक्ट पे जो नॉर्मल होगा और इस कांटेक्ट पे जो नॉर्मल होगा, उन दोनों का वैल्यू कितना होगा। दोनों कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स बताना है। बॉल स्टेबल है। सर इसमें जी इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में लेना है। नहीं, तुम नॉर्मल बॉल का एफबीडी बनाओ, बस बॉल का। और फिर उस पर नेट फोर्स 0 कर दो, देखो आ जाएगा।
How can we feel how much force we are applying? प्रणव किस पे? सर अगर हम कोई भी कुछ भी फोर्स लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा हम कितना न्यूटन लगा रहे हैं? अच्छा, ओके। तो उसके लिए जैसे हम लोग एक तो हम लोग अगर तुमको एक्सपेरिमेंट के लिए देखना है, फिर तो हम लोग ऐसे मशीन होगा बहुत सारा डिफरेंट टाइप का, उस मशीन से हम लोग फोर्स फिक्स कर सकते हैं कि हमें इतना फोर्स लगाना है, वो मशीन उतना फोर्स लगा देगा। जैसे तुम खेलने गए होगे इस मैच में, तो तुम बोलते हो ना वो जो बॉलिंग करता है उसको क्या बोलते हो कि मुझे 40 किलोमीटर पर आवर से फेंकना, तो वो मशीन क्या करता है 40 पे सेट कर देता है और 40 की स्पीड से ही बॉल आता है। तो उस मशीन के अंदर सोचो, वो मशीन ऐसा कैलिब्रेट किया गया होगा, मतलब ऐसा उसका सेटअप होगा कि वो बॉल इतना ही फोर्स लगाए कि बॉल 40 का स्पीड अचीव करे, है ना प्रणव? सर तो नहीं वैसे ही हमारे मतलब पास, हम लोग लगाएंगे मस्कुलर फोर्स। अच्छा वो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे यार, अपने पास ऐसा सेटअप नहीं है, ऐसे घर पर बनाने का मुश्किल है। या फिर अगर स्प्रिंग बैलेंस ये सब यूज करो तो फिर हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम वेइंग बैलेंस पे हाथ से जोर से प्रेशर लगा रहे हो तो तुमको पता चल जाएगा कितना न्यूटन फोर्स तुम लगा रहे हो, वो तुम पता कर सकते हो। लेकिन अब तुम एक पेंसिल खींच रहे हो तो फिर तुम नहीं बता सकते हो कि तुम कितना फोर्स लगाए हो, क्योंकि बहुत सारे अपोजिंग फोर्स है वहां पे। ओके सर। सर ढूंढना क्या था इसमें? इस पॉइंट पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा। ओके सर। सर मतलब N1 और N2 दोनों मिला के लेंगे ना? हाँ N1 और N2, N1 और N2, हाँ दो N1 N2 और mg, तीनों mg भी लग रहा होगा ना उस पे। यस सर। इन तीनों का मिला के 0 होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है सही से या नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। सबसे पहले एफबीडी, सबसे पहला काम, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बॉल पे? 100/1 + √3। एक तो इस बॉल पर 50 न्यूटन लग रहा होगा, और यहाँ पर से ये N1 लग रहा होगा और यहाँ से ये N2 लग रहा होगा। क्या ये दोनों N1 N2 सेंटर से पास कर रहा होगा? यस सर। यस सर। सर शायद से ठीक है। नहीं, क्योंकि वो दोनों बाजू में जो है वो परफेक्ट ऐसे थोड़ी है सर। ये सर एक प्रॉपर्टी होती है सर। ये प्रॉपर्टी है टैंजेंट, Yes, sir. कोई भी जो टैंजेंट होता है ना हाँ सर, हाँ सर, उस पे तुम परपेंडिकुलर बनाओ, हमेशा सेंटर से पास करेगा। यस सर। हाँ सर। अच्छा वो अब देखो, कल ही पढ़ा था। हाँ ये देखो, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ बोल Yes. सकता हूँ ये एंगल होगा 30 डिग्री, और लेट्स से यहाँ पर N2 फोर्स लग रहा है तो ये एंगल है 30, तो ये भी 30 होगा।
और ये एंगल क्या होगा 60। 60। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल पर फोर्स लग रहा है N1, और एक फोर्स क्या होगा नीचे की तरफ mg 50। जो 50 न्यूटन है। यही 3 फोर्स है, और कोई फोर्स है इन्वॉल्व? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हैंड रेस करना। सर बेसिकली हमको N1 प्लस N2 निकालना था ना? नहीं, हमें N1 N2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये FBD बना देता हूँ, फिर हम लोग ज्यादा बेटर लिख सकते हैं, ज्यादा स्पेस होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये बॉल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर दूसरा फोर्स लग रहा है इधर की ओर। क्या क्या था? N1 और N2 और 30 60। ये एंगल था 30, ये एंगल था 60, और फिर N1 N2 N1 N2 और नीचे की ओर था 50। अब सोचो क्या करें 50 न्यूटन। अब बताओ सोचो क्या किया जाए? कंपोनेंट्स निकाले। किसके लॉन्ग? वो एक्सेस चलो। कोई भी दो एक्सिस ले लो, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, लेट्स से ये दोनों। तो पहले तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? 60। ये 60 होगा। 30 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री। सॉरी। ये 60 और ये 60 कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये Yes, एंगल sir. 60 तो ये एंगल 30, हाँ जी सर, वो गलत हो गया। और ये 30 तो ये भी 30, और ये Yes, एंगल sir. क्या हो जाएगा 60. 60। तो पहला लिखो along वर्टिकल डायरेक्शन क्या क्या फोर्स लग रहा है मेरा? ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्स है? N1 का इधर वाला कंपोनेंट N1 cos 60, N2 का इधर वाला कंपोनेंट N1 cos प्लस 30 हाँ प्लस N2 cos 30, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है तो minus 50। -50 शुड बी 0, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, N1 cos 60 प्लस N2, जस्ट अ मिनट, हाँ तो N2 cos 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया N1 प्लस √3 N2 इज इक्वल टू 100। पहला ये इक्वेशन बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर मैंने यही बताया था 100/1। मेरा भी यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ पर तुम N1 प्लस N2 कैसे बोल सकते हो? N1 प्लस √3 N2 है ना, तो तुम N1 प्लस N1 प्लस √3 कॉमन नहीं ले सकते ना हम लोग यहाँ हाँ से। सर। ठीक है, अब देखो along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बात करो। मैंने क्या बताया कि अगर मेरा फोर्स इक्विलिब्रियम में है ये वाला, तो x डायरेक्शन में भी फोर्स 0, y में भी फोर्स 0 और z में भी फोर्स 0। तो along हॉरिजॉन्टल बात करो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? along हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सा कंपोनेंट है? N1 का इधर वाला कंपोनेंट N1 sin थीटा sin 60, और N2 का इधर वाला कंपोनेंट sin 30 माइनस N2 sin 30, एंड इट शुड बी 0। Yes, sir. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया N1 √3/2 इज इक्वल टू Minus N2/2। 2. Yes, sir. तो हमारे पास रिलेशन आ गया N1 √3 इक्वल टू N2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? फिर इक्वेट करके जैसे भी करो N1 और N2 का वैल्यू निकाल लो एक बार।
ओके, एक 25 एक 25 रूट 3, 25 रूट 3। ओके, तो यहाँ से हम लोग n2 की जगह पे n1 रूट 3 पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n1 इक्वल टू 100। n2 की जगह पे रूट 3 n1 पुट कर दो, तो 3n1 प्लस n1 दैट इज 4n1 इक्वल टू 100, और n1 आ जाएगा 25, 25। और जैसे ही n20 n2 आ जाएगा 25 रूट 3। सिंपल सा है, मुझे बस नेट फोर्स 0 करना है। हमें हर बार सेम काम करना है, हमें एफबीडी बनाना है और नेट फोर्स क्या करना है, 0। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर n2 का कैसे निकाला? ये दो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है प्रथमेश। नहीं सर, n1 का भी निकल के आया 25, n2 कैसे फिर आया? फिर तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सर 1 मिनट में देखता हूँ। ये जो हाँ इक्वेशन सर, सेकंड ओके है, सर, समझ गया सर। हाँ ये- सर, हाँ सर, वो थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोग उस दिन एफबीडी किए थे, यहाँ पर एक बॉल है, तुमको बताना है इसका मास है लेट्स से 5 kg। तुमको बताना है इस वाले सरफेस पे नॉर्मल 1 कितना लग रहा होगा, इस वाले सरफेस पे नॉर्मल 2 कितना लग रहा होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो। सर ये स्टेबल है क्या, मतलब इक्विलिब्रियम है? हाँ, इक्विलिब्रियम है। ये n1 सरफेस ही है ना? हाँ, n1 जो ग्राउंड है वो है, ये ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड है, और ऊपर में n2 है। ये ऐसा टिल्टेड वॉल है, वॉल जैसा ट्रीट कर लो, और ये इक्विलिब्रियम है।
right? n2 is equals to 200 by root 3. प्रणव सॉल्व किया ना दो इक्वेशन दो वेरिएबल. Yes, sir. ओके. ये बॉल इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या या नहीं रह सकता है? पहले तो ये सोचो. नहीं रहना चाहिए. चलो एक बार आंसर निकालते हैं फिर उस पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रहा है. क्या लग रहा है n2 का वैल्यू क्या आना चाहिए? चलो पहले प्रोसेस देखते हैं फिर. FBD बनाओ. क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? प्रणव नहीं. FBD बनाओ. इस पर नीचे की ओर एक 50 लग रहा होगा. एक ऊपर की ओर N1 और एक नीचे और इधर की तरफ N2. ठीक है. अब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. यस सर ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30. 30 तो ये एंगल 60. इसका मतलब ये भी एंगल 60. तो एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है N2 एट एन एंगल 60. था या ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा अब इधर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो N2 sin 60 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. N2 का इधर वाला कंपोनेंट एंड दिस वुड बी 0. दिस इंप्लाइज क्या हो गया? N2 क्या आ गया? 0 आ गया सीधा. हाँ या ना? और जैसे ही N2 0 आया वर्टिकल डायरेक्शन में बात करो तो वर्टिकल डायरेक्शन में N1 शुड बी इक्वल टू 50 प्लस N2 cos 60. अब N2 तो 0 है तो N1 क्या आ गया? 50 न्यूटन. सिंपल सा था. फिर वैसे ये नहीं मतलब ये पोजीशन नहीं बन सकता ना क्योंकि सिर्फ एक तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है. हाँ मतलब ऐसा या क्वेश्चन ये तुमसे नहीं पूछेगा. ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा. ये ट्रिकी था थोड़ा सा कि डायरेक्टली तुमको पता चल गया कि जो ऊपर वाला वॉल है जो इंक्लाइंड वॉल है वो उसको पुश नहीं करेगा. वो जस्ट टच कर रहा होगा उसको. तो बॉल अपना रुका हुआ है नीचे वाले वॉल के साथ, नीचे वाले सरफेस के साथ. ऊपर वाले वॉल में मुझे कोई काम ही नहीं था. ठीक है. तो मुझे क्या करना है? FBD बनाना है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस. काम खत्म. हर बार सेम काम. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें भी एक बार ट्राई करो. सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाओ. प्रणव अपर सरफेस विल नेवर पुश द ऑब्जेक्ट. नहीं प्रणव ऐसा नहीं होगा. सर हो गया. मे और मे नॉट पुश.
ये क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे मान लो ऐसा है, एक बॉल, दो बॉल, हम लोग इक्वेशन से निकाल लेंगे प्रणव, और यहाँ पर तीसरा बॉल। अगर मैं इस पर इन तीनों का मास, तीनों आइडेंटिकल बॉल है ऑफ मास m, all the three balls are identical, all the three balls are identical, मैंने इन दोनों पे F फोर्स लगाया इक्वल, दोनों पे इक्वल फोर्स F लगा, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, minimum value of F, so that the system remains stable, या फिर सिस्टम रिमेन्स स्टेबल, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, या फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एफ का मिनिमम वैल्यू बताना, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगा, रेंज नहीं आएगा। जीरो नहीं प्रथम, अगर तुम्हारा फोर्स नहीं लगाओगे ना तो ये बॉल क्या करेगा, ऊपर वाला जो बॉल है, ये बॉल नीचे दोनों वाले बॉल को पुश करेगा, तो दोनों बॉल सेपरेट हो जाएगा ना इधर इधर, अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तो कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। अच्छा, कल तुम लोग का पीटीएम का टाइम पता चल चुका है? हाँ सर। नो सर, नहीं पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं इन्फॉर्म किया मैंने। ओके, वेट पीटीएम में वेट होगा वेट क्या वेट, फिर? तो तुम्हें नहीं अटेंड करना है, तुम्हारे पेरेंट्स को अटेंड करना है। यस सर। अगर उन्हें कोई कुछ पूछना है तो वो लोग पूछ सकते हैं। सर आप क्या बताओगे? सर अभी आप पीटीएम का क्या बोला आपने? टाइम हाँ सर बताया सर। चलो रुको, मैं तुम्हारे ग्रुप पे डालता हूँ। टाइम क्या है? 10 से 11 और 11:30 से 12:30। सर ये मतलब अलग अलग? मैं हाँ रुक जाओ, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, बहुत सारे हो जाएंगे ना एक साथ, फिर 2 स्लॉट्स में है। मेडिकल का सामने होगा, मेडिकल का भी मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। सर कितने बजे तक फिर भी? 5 to 6 मोस्ट प्रोबेबली। एक मिनट रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, मैम को शेयर कर देंगे। ओके सर। अह, सर तो फिर मैं मतलब मेरे Yes. पेरेंट्स दोनों इसमें रहेंगे? नहीं, मेडिकल वाले में बस, जिनका मेडिकल वाला है मैं ग्रुप में लिस्ट डाल रहा हूँ कि किसको कितने बजे सर पर मैं तो पीसीएम भी हूँ ना। ठीक है, मैं ग्रुप पे लिस्ट डाल रहा हूँ, किसको कितने बजे अटेंड करना है, वो आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, हम लोग प्रणव हम लोग लेंगे अभी, बाद में अगर वो 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए एफबीडी में लेंगे नॉर्मल। हाँ प्रथम, बट टोटल मास का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तीनों ब्लॉक का इंडिविजुअली एफबीडी बनाओ। सारे ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, मतलब मोस्टली इस वाले ब्लॉक का और इस वाले का बना लो, काम चल जाएगा, क्योंकि ए और सी का आइडेंटिकल होगा। यस सर, ये सीधा तो आइडेंटिकल होगा। सर अगर हम लोग एक दूसरे के मतलब कोई एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगी? पर फिर कौन दोनों, ये ए और सी?
सर कोई भी हाँ ए और तो सी। जहां पर जैसे मान लो दो ये दोनों ए और सी का बात करो, तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएंगे, सेंटर टू सेंटर वाले डायरेक्शन में। अगर तुम सर ए और बी का बात करो तो वो सेंटर टू सेंटर वाले में लगाएंगे। ओके सर। ठीक है। सर मतलब वो 60 डिग्री होगा। हाँ, ऑल द थ्री आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, ये 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। अगर रेडियस में r मानूं तो तीनों लेंथ क्या होगा, 2r होगा। तो वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। यस सर। तो बॉल ए का एफबीडी बनाते हैं। ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? फिर एक mg एज यूजुअल। एक mg, एक नॉर्मल। दो नॉर्मल लग रहे हैं एक ब्लॉक सी नॉर्मल लगा रहा होगा, और और एक ब्लॉक है। ब्लॉक ए नॉर्मल लगा रहा होगा। तो मैं इसको n1 लिख देता हूँ, इसको n2 लिख देता हूँ। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या? हाँ जी सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा वर्टिकल। है। यस सर। ठीक है। और कोई फोर्स? सर n1 और n2 एक ही डायरेक्शन में कैसे? बी तो वही सर। क्या क्या क्या? सर n2 सर इस n1 तरफ और होगा n2 ना? एक ही डायरेक्शन में आपने कैसे बना दिया? नहीं नहीं, n2 है जो b जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना, नॉर्मल लगा रहा होगा, दिस इज n2। ओके। और c जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज n1। मैंने इसको n1 माना। ओके सर। अभी ठीक है। सर मतलब तीनों यस। का एफबीडी एक ही इसमें बना दिया। नहीं नहीं, मैंने बस ए पे बता रहा हूँ, ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। सी ए पे फोर्स लगा रहा होगा। मैं बी देख रहा था। अच्छा, नहीं, मैं सी पे बना रहा हूँ, ए पे बना रहा हूँ, सॉरी। हाँ, और कोई फोर्स? फिर एक नॉर्मल ग्राउंड को टच कर रहा है, वो भी वहां से भी तो आएगा। एक नॉर्मल लग रहा होगा, और कोई फोर्स? सर जो आजू बाजू नहीं में सर। एफ लगाया है। जो बाजू में एफ लगाया है, ये तो सबसे पहला फोर्स है भाई, इसको कैसे भूल जाएंगे। ठीक है। यस अब सर। बनाओ तुम सॉरी। बी का एफ बी डी। बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एफ। बी पे एफ कहाँ लग रहा है? बी ऊपर वाला है। हाँ सर कंफ्यूज है। बी ऊपर वाला, सी इधर वाला। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, ये ए, ये सी। बी पे एफ बी डी बनाओ। तो अगर इस पर n2 लग रहा है तो इस पर भी n2 लग रहा होगा। हाँ सर। mg और सर और एक नॉर्मल। और अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या? हाँ सर। बीचों बीच ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ये 60 है, तो वो 30 होगा। और एक ये वाला ब्लॉक भी नॉर्मल लगा रहा होगा इसके इस डायरेक्शन में। क्या इसका भी वैल्यू n2 के बराबर होगा या कुछ और होगा? आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो क्या ये भी n2 होगा? यस सर, यस सर। क्योंकि दोनों बॉल। ठीक है। हाँ सर। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है? n1, n2, n4, 3 वेरिएबल है। तो हमें एटलीस्ट कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन। तो बताओ क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे। बॉल ए पे बता दो इक्वेशन क्या आएगा। बॉल ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या इक्वेशन बनेगा? सर n3 किधर है? n3, अच्छा n3 में n1, n2 और n4 है, बस n3 मैंने लिखा ही नहीं है। चलो इसको n3 में बोल देता हूँ। n1, n2, n3 है, 3 वेरिएबल है बस। सर तो n2 ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या एक दूसरे के? n2 और सर ये सिमेट्रिकल वाले दोनों n2 और n2? नहीं नहीं, ये दोनों एंगल 30 डिग्री पे है ना, ये भी 30 है, ये भी 30 होगा ना। सर आइडेंटिकल सिचुएशन है ना दोनों साइड से। हेलो हाँ सर। हाँ सर हाँ मेरा नरेश। नाम नहीं है वो लिस्ट में ऊपर पीडीएम की। तुम किसी भी उसमें अटेंड कर लेना, किसी में भी, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मेडिकल में नहीं हो ना? नो सर।
किसी में भी अटेंड कर लेना। हाँ अच्छा जी बॉल सर। ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखाएगा? हॉरिजॉन्टल में cos 60 हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आएगा? एक कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो F लग रहा है, एक N1 लग रहा है, और एक N2 का इधर वाला कंपोनेंट लग रहा है। हाँ सर। यस आर्यन, ओनली पेरेंट्स आर सपोज्ड टू अटेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितना आगे की ओर फोर्स है, आगे की ओर फोर्स है F माइनस पीछे की ओर फोर्स क्या है? N1 और N2 cos 60। सर सी भी N1 बनाना है, माइनस क्या? सी का जरूरत नहीं है। सी और ए तो आइडेंटिकल होगा ना, तो सी का तुम बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम इक्वेशन बन जाएंगे तुम्हारे पास। सर लेकिन एक बार तुम बना के force देखना तो क्लास के एंड में। सर अपोजिट साइड से भी एक लग रहा है ना, सी के बाजू में। ठीक है, एक बार क्लास के बाद तुम वो बना के देखना सेम आंसर आएगा। एक्चुअली वो आइडेंटिकल सिचुएशन है ना सी वाला, तो तुम सी का एफबीडी बनाओ, देखो वो बिल्कुल ए जैसा बन जाएगा। एक इधर एफ, एक इधर नॉर्मल N1, एक इधर N2, एक mg और एक N3। देखो बिल्कुल सेम बन गया क्या ए और सी सर का? लेकिन सब अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो उससे क्या देखो अब मुझे इक्वेशन लिखना है ना, तो देखो इक्वेशन जब लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो सेम इक्वेशन लिखाएगा क्या? ये एंगल 60 डिग्री है, तो N1 प्लस N2 cos 60 माइनस F इक्वल टू 0 लिखाएगा सी पे। और देखो ए पे भी वही चीज लिखाया है, तो इक्वेशन हमारा एक्स्ट्रा नहीं बना ना प्रणव? सर हाँ सर हाँ ईशा, हाँ सर मैं कल आ नहीं पाऊँ, मेरा वो इसका अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है सर कल ठीक का। है, इट्स ओके हाँ ठीक है, सॉरी सर। फाइन। हाँ देखो सी का जब तुम वो लिखे एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, या ए का लिखो, देखो दोनों सेम आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर तुम वाई डायरेक्शन में भी लिखोगे ना प्रणव, तो सेम आ जाएगा। ओके सर। ओके सर लेकिन माइनस नहीं लगने वाला। अच्छा चलो, मैं तुम सी वाले पे लिखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2 cos 60। देखो सी वाले पे अगर तुम लिखो बॉल सी हॉरिजॉन्टल, N1 प्लस N2 cos 60 माइनस F इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या, फर्स्ट और सेकंड? तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। यस सर, आपने साइन चेंज कर दिया बस। ठीक है, यस सर। अच्छा बॉल ए पे वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? ऊपर की ओर है M3, नीचे की ओर mg और N2 का इधर वाला कंपोनेंट, तो N3 माइनस mg, N3 माइनस mg माइनस N2 sin 60, N2 sin 60 is equals to 0। सेकेंड इक्वेशन फाइन। अच्छा बॉल बी देखो, बॉल बी पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, तो लेट्स से वर्टिकल लिखते हैं पहले। तो बॉल बी पे ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? N2 cos 30 प्लस N2 cos 30, दैट इज 2N2 cos 30 माइनस mg शुड बी इक्वल टू 0। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है मेरे पास। क्या हम लोग इन तीनों को सॉल्व करके N1 N2 N3 निकाल सकते हैं? ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व होगा। सर mg में m क्या लेंगे? m को m ही रहने देंगे।
अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है ना तो हम लोग m मान लेंगे, m के टर्म में ही आंसर दे देंगे। सर तो फिर इसमें इंटीग्रल वैल्यू नहीं आने वाला? नहीं, तुम्हारा वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा, m के टर्म्स में आंसर आएगा। ओके सर। तो 3 इक्वेशन है और वेरिएबल है n1 n2 n3, तो इस तीनों को सॉल्व करो और f का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये तुम लोग का होमवर्क होगा और साथ साथ लेक्चर 2 पूरा का पूरा होमवर्क रहेगा। वैसे भी कल छुट्टी है तुम लोग का, कल कवर अप वो नहीं हो पाएगा प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि मुझे पीटीएम अटेंड करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन हम लोग कभी और रखेंगे। ओके सर। कौन सा प्रैक्टिस सेशन? जो वो उस दिन कैंसिल हो गया था ना, लास्ट वाला टाइम वाला। ओके